बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी और रवि शर्मा जी जो बहुत अच्छा माइक संचालन कर रहे हैं, जयपुर के बहुत पॉपुलर ज्योतिषविद हैं। मंच पर उपस्थित सभी विद्वान विभूतियाँ, मेरे सामने उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी विद्वान बंधुओं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मोनिका जी को इतनी दूर से आकर के और यहाँ गुलाबी नगरी के अंदर प्रोग्राम को सफल बनाना बड़ी हिम्मत की बात है, इसलिए बधाई की पात्र हैं आप। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु दोनों विज्ञान हैं, लेकिन आज तक दोनों पर उंगली उठती रही है। हमने इस बात को रिसर्च किया कि आखिर ज्योतिष पर लोग उंगली क्यों उठाते हैं और वास्तु को विज्ञान मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जब आर्किटेक्ट विज्ञान है, आर्किटेक्ट की डिग्री होती है, 4 साल की डिग्री होती है, फिर उसके बाद और ऊपर उसमें एमआर्च कर सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर का विज्ञान है। वही हमारे ऋषि मुनि बनाते थे उसको, तो उसको मानने में क्या दिक्कत है। इसका मतलब हम समझाने में फेल रहे कहीं ना कहीं। आज तक के इतिहास में 600 वर्ष हम मुसलमानों के गुलाम रहे, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारी डिस्टर्ब की और जहां वो कोशिश कर सकते थे हमारे शास्त्रों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की। अभी हमें देखने को मिलता है कि हमारे कई पुराणों को खोल खोल करके एक रामपाल नाम का कबीरपंथी व्यक्ति है और उसके जो चेले चपाटे हैं, गुंडे, वो हमारे सनातन धर्म के उन पुराणों की उन चीज़ों को दिखाते रहते हैं कि देखिए यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, और वो हिंदू धर्म में दीमक की तरह नुकसान करते हैं। मुसलमानों ने बहुत बड़ा नुकसान किया, उसके बाद मैकाले ने और अंग्रेज़ों ने भी बहुत बड़ा मिलावट किया। प्रिंटिंग प्रेस जब आई तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिलावट में चली गई। लेकिन आज ज्योतिष विज्ञान और वास्तुशास्त्र ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इंजीनियर हैं, जिन्होंने शोध की है। बड़े बड़े लोग इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। मैंने बहुत सारे रिटायर्ड जजों को पढ़ाया, आईएएसों को पढ़ाया, आईपीएसों को पढ़ाया। अब मेरी नज़र में 20-30 दिल्ली के आईपीएस आईएएस ऐसे हैं, रिटायर्ड जज ऐसे हैं जो ज्योतिष पर रिसर्च कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं काम कैसे करती है, और फिर हमें वो पूछते हैं आकर के कि गुरुजी ये बताइए इसका रहस्य क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसका रहस्य क्या है, सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, ज्योतिष विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं चित्रा त्रिपाठी के साथ अन्नू कपूर फिल्म स्टार है, उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो चित्रा त्रिपाठी ने उससे पूछा कि अन्नू कपूर जी, आप तो विद्वान हैं, ज्योतिष में भी इंटरेस्ट रखते हैं आप, तो क्या ज्योतिष विज्ञान है? तो अन्नू कपूर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा विज्ञान तो मैं नहीं मानता, पर हां कुछ ज्ञान जरूर ऐसा है कि जो काम करता है, और विज्ञान तो उसको माना जा सकता है जो टू दी पॉइंट काम करता है और सटीक काम करता है। अब चित्रा त्रिपाठी बेचारी चुप हो गई। अगर मैं वहां होता तो अन्नू कपूर से ये पूछता कि मुझे ये बता, ग्रेविटी फोर्स तूने देखा है या तेरे दादाजी ने देखा है? भाई किसी ने ग्रेविटी फोर्स देखा है? कोई वैज्ञानिक ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता, लेकिन काम करता है। क्या है? काम करता है, उसकी कैलकुलेशन है। अन्नू कपूर से मैं ये पूछता कि मुझे ये बता कि तुम एक्सरे किरणों को देख सकते हो? वो एक्सरे किरणें देख नहीं सकता, लेकिन एक्सरे किरणें तस्वीर बनाती हैं। हमने कहा अल्ट्रासाउंड की किरणों को देख सकते हो? वो नहीं देख सकता। एमआरआई होती है, बारीक से बारीक चीज को पता लगा देती है, लेकिन दिखाई नहीं देती।
ज्योतिष विज्ञान के अंदर ऐसे ही दो विज्ञान काम करते हैं, एक पराविज्ञान काम करता है, एक भौतिक विज्ञान काम करता है, गणित का विज्ञान काम करता है। इसके तीन फैक्टर होते हैं। गणित विज्ञान कैलकुलेशन का विज्ञान है। जब साइंस नहीं थी उस समय भी गणित थी, उस समय भी कैलकुलेशन थी, उस समय भी कहीं ना कहीं नंबर थे, लेकिन हम इसको बताने में सक्षम नहीं रहते, क्योंकि वैज्ञानिक पढ़ लिख करके आते हैं और ज्योतिषी थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, तो हम मानसिक तौर पर दब जाते हैं। लेकिन जब हमने टीवी पे डिबेट करना शुरू किया तो हमने उनके साथ में आंख मिला करके जवाब देने शुरू किए एक एक चीज के। पराविज्ञान क्या है? क्या आपने बताया कि मेष राशि आपकी शनि की 7.5 चालू है। अब वो कुतर की लोग क्या बोलते हैं, मेष राशि तो 60-65 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर हैं, 60-65 करोड़ लोगों की मेष राशि है, सब पे एक जैसा इफेक्ट आएगा क्या? आप तो बोलते हो मेष राशि पे शनि की 7.5 परेशान रहेंगे। देखो हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई नहीं हो सकते तुम परेशान, तुम्हारे अच्छे ग्रह चल रहे होंगे, कोई ना कोई दूसरा ग्रह अच्छा चल रहा होगा, शुक्र अच्छा चल रहा होगा, बुध चल रहा होगा या बृहस्पति चल रहा होगा, साथ में 7.5 चल रही है, उतना आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरी मेष राशि वाला हॉस्पिटलाइज में हो, हॉस्पिटलाइज हो रखा हो और साथ में आईसीयू में हो और साथ में शनि की दशा भी चल रही हो और 7.5 भी चल रही हो और फिर राहु की दशा भी चल रही हो, तो हम बोलते हैं मेष राशि वालों को कष्ट, वो बेचारा हो सकता है चला भी जाए इस दुनिया से। इसका मतलब यह रहा कि मेष राशि के ऊपर भी 7.5 का प्रभाव सबके ऊपर बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का शनि कहीं बैठा होगा, किसी का शनि कहीं बैठा होगा। अभी मेष राशि मान लो किसी की लगन में ही, किसी की मेष लगन है और उस पर शनि की 7.5 आती है, उसका चंद्रमा लगन में आता है। किसी की मेष राशि सेकंड हाउस में आती है, उसका चंद्रमा मेष राशि में सेकंड में बैठा है। किसी की थर्ड हाउस में मेष राशि आती है, वहां चंद्रमा बैठा हुआ है मेष राशि, और किसी के फोर्थ हाउस में मेष राशि आती है, वहां पर भी शनि की 7.5 है। किसी का पंचम में मेष राशि आती है, तो क्या सब पे एक जैसा प्रभाव आएगा शनि की 7.5 का? बताइए जोर से, आएगा कि नहीं आएगा? 12 भाव हैं, 12 भावों में अलग अलग इसका प्रभाव आएगा। अभी मीन राशि पर पीक आवर में शनि की 7.5 चल रही है, तो क्या सबको एक जैसा प्रभाव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जिसकी मेष लगन है और उसकी मीन राशि है, वहां पर शनि के पास कौन से 2 डिपार्टमेंट आते हैं ये देखना पड़ेगा। शनि के पास 2 डिपार्टमेंट हैं, एक कैरियर का है और एक साथ में लाभ का है, और साथ में खर्च के घर में इस समय मूवमेंट कर रहा है। 12वें भाव में पुलिस केस मुकदमा भी आता है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो 12वें भाव कालपुरुष में पैरों का भी आता है, वहाँ तकलीफ देगा। तो मीन राशि वालों को मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा, कैरियर और जॉब और मान सम्मान पे इफेक्ट रहेगा। अगर वही किसी की वृष लगन हो और फिर वहाँ पर मीन राशि पर शनि की 7.5 आ रही हो, तो वहाँ क्या इफेक्ट आएगा? तो आपको ये देखना है कि जिनकी कर्क लगन है, अब कर्क लगन में आपको यह देखना है कि सप्तम और अष्टम का स्वामी यहां पर शनि है। सप्तम का और अष्टम का मार्केस हो जाता है कर्क लगन के अंदर। और कर्क लगन हो और फिर मीन राशि हो, कर्क लगन हो फिर कुंभ राशि हो, कर्क लगन हो फिर मेष राशि हो, तीनों पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। अब कर्क लगन के अंदर मार्केस शनि परिवार में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। जिनकी कर्क लगन होगी, शनि 6, 8, 12 में बुरी अवस्था में बैठा हो, बाई बर्थ नीच का हो या बाई बर्थ प्रॉब्लम में हो, तो उस व्यक्ति के परिवार में, ब्लड रिलेशन में, उसकी ससुराल पक्ष में किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर मार्केस है। कर्क लगन में शनि सप्तम अष्टम का स्वामी होकर के पिता के घर में बैठ गया है, तो पिता वाला जो खाना है वो छोटे साले और छोटे साली का भी होता है। तो इसका मतलब छोटा साला, छोटे साली और पिता, इन पर ये 7.5 कहीं न कहीं मार्केस हो जाएगी। उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है?
यानी वो कन्या राशि के ऊपर जा रही है, तो छोटे भाई बहनों को भी कहीं ना कहीं वो तकलीफ देना शुरू कर देगा। तो इतने लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव आएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा। मैंने पूछा भाई आपके ऊपर कोई तकलीफ है शनि की 7.5 का? नहीं, आई एम ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। भाई तू तो नहीं है, पर तेरा पिताजी की हालत बता। बोला हाँ, पिताजी आईसीयू में जरूर है। इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं इस दुनिया को बताने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आजकल इन सम्मेलनों के माध्यम से हम कामयाब हो रहे हैं और आज दुनिया मानने के लिए तैयार है कि ज्योतिष साइंस है। हम बोलते हैं पूछो कुछ भी, टीवी के ऊपर बोलते हैं। कई वैज्ञानिक ऐसे सामने आए, रात के 12 बजे तक ग्रहण पे हम डिबेट करते रहे इंडिया टीवी के ऊपर। 3 साइंटिस्ट हमारे सामने बैठे थे। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट आने वाला है इस ग्रहण का। मैं तुम चंद्रमा पीड़ित हो। ग्रहण जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे उस वैज्ञानिक को हाइपरटेंशन होती चली गई और 3 दिन बाद उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया और वो खत्म हो गया। दुखद बात है। और उसके बाद वो वैज्ञानिक कभी डिबेट नहीं करते। अब तो वैज्ञानिकों ने डिबेट करना ही छोड़ दिया। उनको पता है कि ज्योतिष साइंस है, काम करता है। काम कैसे करता है? मेरा ये जो शरीर है, ये पूरा की पूरा शरीर, ये कहीं ना कहीं ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। इसका इफेक्ट है। वैज्ञानिक बोले कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये शरीर ऊपर ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है? ग्रहों पे तो हम जाते हैं, चंद्रमा पे तो हम होकर के आ गए। मैंने उनसे कहा मैं कि ये मोबाइल सेट है, मैं कि ये कहाँ जुड़ा हुआ है, दिखा सकते हो तुम? काम तो ये कर रहा है। ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? किसी तार से जुड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब काम कर रहा है, घंटी बजेगी। ऐसे ही हमारा जो ये ब्रेन है पूरा की पूरा 9 ग्रहों के साथ जुड़ा होता है। ऊपर से सिग्नल कमवर्ती होते हैं, तो हमारे अंदर भी सिग्नल कमवर्ती होने शुरू हो जाते हैं। और वही कैलकुलेशन ज्योतिषी करता है कि तुम्हारा चंद्रमा अब राहु के साथ अष्टम भाव में आने वाला है। 2.25 दिन टेंशन रहेगी आपको मानसिक तनाव आना शुरू हो जाएगा। आपका चंद्रमा अब नीच होने वाला है, आपको बेचैनी बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, और आपको बेचैनी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपके दिमाग में आएगा कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि आपका चंद्रमा डिस्टर्ब होने वाला है। इसका मतलब आपको दिक्कत है। ये चंद्रमा के साथ शनि की 7.5 है। लेकिन आज आपको एक बहुत बढ़िया सूत्र और देके जाऊंगा, मेरा अनुभव है। लगन के ऊपर गोचर के ग्रहों का प्रभाव होता है, ये ऋषि पारस जी ने कहा है। लेकिन उस समय सबके पास लगन नहीं होती थी, घड़ी का टाइम एक्यूरेट नहीं होता था, इसलिए राशि जो है वो तो 2.25 दिन रहती है। तो उन्होंने 2.25 दिन राशि के हिसाब से गोचर की हमारे पास कैलकुलेशन करके हमें दी गई कि 2.25 दिन में लोगों के ऊपर ये इफेक्ट रहेगा। लेकिन 3 लगन होती है सुदर्शन पद्धति के हिसाब से, लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन। सूर्य लगन के ऊपर भी भारी कष्ट आता है। हरी शर्मा जी, ये रिसर्च है, आप लगा करके देखना। डन। कैसे आता है त्रिपाठी जी? जिसका सूर्य आज, जिनकी मीन लगन है और उसमें सूर्य बैठा है बाई बर्थ, और राशि चाहे उनकी कोई और है, कोई भी राशि हो, उस पर 7.5 नहीं है। मान लो राशि धनु नहीं है, राशि सिंह नहीं है, राशि कुंभ नहीं है, मीन नहीं है और मेष नहीं है। इन पर ही तो है शनि का प्रभाव। 2 ढैया और 3 7.5, और कोई भी है, कन्या है मान लो। लेकिन मीन राशि के अंदर बाई बर्थ सूर्य बैठा हुआ है। आज की डेट में उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे 5 प्राणों का कारक है और आत्मा का कारक है। उसके ऊपर से शनि का मूवमेंट है। तो ऋषि पारस जी ने कहा है कि जब जब भी सूर्य के ऊपर से शनि का मूवमेंट आएगा तो शारीरिक कष्ट होगा। आप नोट कर लेना। जिसकी इस समय पर पहले मान लो किसी का कुंभ राशि के अंदर सूर्य रहा हो, किसी का मीन के अंदर सूर्य रहा हो, या किसी का मेष में उच्च का सूर्य है, और जब शनि अभी मेष राशि में आएगा अगली साल जून में, अगले 2.5 साल देखना कि जिसका सूर्य उच्च का होगा वो त्राय त्राय कर रहा होगा। और आप बोलोगे मेरी तो सूर्य उच्च का है, मेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा?
लेकिन वही व्यक्ति सबसे ज्यादा पीड़ित होगा, क्योंकि इतना ही प्रभाव शनि लगन के ऊपर भी डालता है और मन के ऊपर ज्यादा डालता है। श्री ऋषि पारसर जी ने चंद्रमा को लिया कि मन ज्यादा विचलित होता है और मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, और सूर्य के ऊपर शारीरिक कष्ट होता है। तो ये शनि के गोचर का प्रभाव होता है मित्रों। इसलिए मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि ज्योतिष एक साइंस है, ऊपर से नेटवर्क फेल होता है तो हमारा ये नेटवर्क फेल होता है, ऊपर नेटवर्क पॉजिटिव आता है यूनिवर्स में तो हमारा नेटवर्क पॉजिटिव होता है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो घटना घटित होती है उसकी कैलकुलेशन हम पृथ्वी लोक पर करते हैं। मैंने 2020 के अंदर एक भविष्यवाणी करी थी ग्रहण काल में, जब कोरोना काल चल रहा था। 2019 में भी बहुत तगड़ा ग्रहण आया था, 95% था, और 2020 में भी ग्रहण आया था। तब मेरे से पूछा था पत्रकारों ने, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा, इतना बड़ा ग्रहण हो रहा है? मैं नहीं होगा, 2025 में होगा। इतनी लंबी कैलकुलेशन 2025 क्यों बोला? कि 2025 में स्टार ऐसे बन रहे थे। 2025 की प्रोडक्शन में बोला 2026 स्टार्टिंग से बहुत खराब होगा, और 2025 में लोगों ने कहा, सब ने ज्यादातर मैक्सिमम टीवी के जो ज्योतिषी आते हैं उन सब ने कहा मंगल का साल है, मंगल का साल है, मंगल का साल है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। और धूल अच्छा रहा कि पूरा 2025 खराब चला गया। यानी हमारे ज्योतिषी जो तुक्के मारते हैं टीवी के ऊपर, और जो रील बनाते हैं, और जो पॉडकास्ट में भविष्यवाणी करते हैं, इन लोगों ने विनाश किया ज्योतिष का। सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हमारे हैं तो वैज्ञानिक नहीं, ये ज्योतिषी हैं। एक चिड़िया पहन के आता है काला सा, कहता ममता बनर्जी जीतेगी, और हार गई। वो तुक्का लगाता है, तुक्का मारता है, और मीडिया वाले उसको पकड़ते हैं कि भाई तू तुक्के मारते रहे, कोई तो सटीक होगा। अब 50% तो सटीक हो ही जाएंगी सारी भविष्यवाणी, 50% तो होंगी। भाई आपके पास में 100 आदमी आए और 100 आदमी की 100 ही प्रॉब्लम है, सबको बोलो भाई तेरा काम होगा, तेरा काम होगा, तेरा काम होगा, तेरा काम होगा, उसमें से 50 का तो होगा। 50 में नहीं तो त्रिपाठी की बात ठीक है, 20 तो होगा। वो 20 हल्ला मचाते चलेंगे। वो जो ज्योतिषी था ना चिड़िया वाला, वो बड़ा बढ़िया था। देखो हमारा काम तो हो गया। तो आज की डेट में हमारे सबसे बड़े अगर दुश्मन है ज्योतिषियों के, तो ये पॉडकास्ट वाले जो अपनी टीआरपी के लिए नुकसान कर रहे हैं, और सबसे बड़े ये जो रील बनाने वाले लोग हैं या लेडीज हैं। सामने प्रॉम्प्टर रख लिया और बोलना शुरू कर दिया, कुछ भी बोलो, देखने वालों की कमी तो है नहीं। दुनिया भर के बेरोजगार बैठे हुए हैं पागल, वो भी बोलते हैं वाह वाह क्या बढ़िया बोला, क्या बढ़िया बोला, कुछ भी बोलो। तो इसलिए मित्रों इनसे सावधान रहना है। इनका जितना आप काट कर सकते हो, जितना बहसकार कर सकते हो, जितना इनके खिलाफ लिख सकते हो, इनको डिमोरलाइज कर सकते हो, जब तक इनकी टीआरपी 0 पे नहीं जाएगी, जब तक हमारी ज्योतिष का नुकसान होता रहेगा। ये सबसे बड़ी नुकसान मैंने देखा है, मैंने झेला है। लेकिन ये क्या एक हवा आती है इस समय पर, रील की, पॉडकास्ट की इतनी बेहतरीन हवा चल रही है कि इसमें बड़े बड़े ज्योतिषी बेचारे खाली बैठे हैं इस समय पर, काम नहीं है। क्यों काम किसके पास है? चिड़ियों वाले के पास, रील वालों के पास, है ना, लब वालों के पास। और सबसे ज्यादा तो लब वाले चल रहे हैं, क्योंकि आजकल काम ही क्या है लोगों के पास में, काम तो कुछ है नहीं, लब ही कर लो। 10 रुपए में एयरटेल फलाना, यूट्यूब फलाना, सारी। तो इसलिए मेरा मित्रों आपसे सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आप लोगों को इनकी काट करनी है। ज्योतिष बहुत अच्छा प्यारा विज्ञान है। ऋषि पारसी ने हमें एक सोना दे दिया है काम करने के लिए, हमें इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष के अंदर अगर वहां पर 2 अच्छे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो पृथ्वी लोक पर अच्छा काम होने का योग बनेगा। 2 धन देने वाले ग्रह अच्छी पोजीशन में आ जाएं तो नीचे कहीं ना कहीं धन की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी। वहां बर्बाद करने वाले ग्रह आ जाएं तो नीचे भी हम बर्बादी के पूरे की पूरा हमारा जो सिस्टम है वो कलेप्स होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको ज्योतिष विज्ञान मान करके चले। इसी प्रकार से वास्तु भी विज्ञान होता है हमारा। वास्तु पूरा की पूरा सूर्य की अपनी एक्सिस पे घूमना, पृथ्वी का उसके चारों तरफ घूमना,
पृथ्वी का अपना ऊपर नीचे घूमना, पृथ्वी के चारों तरफ मूवमेंट चंद्रमा का होना, यूनिवर्स को जो ज्योतिषी समझ लेगा, जो खगोल विज्ञान को जो ज्योतिषी जान जाएगा, उससे बड़ा ज्योतिषी, उससे बड़ी प्रेडिक्शन इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, प्रेडिक्शन करने में दिक्कत आती है। एक ग्रह, दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, ऊंच का ग्रह, नीच का ग्रह, उच्च क्या होना, नीच का क्या होना, इनकी दृष्टियों का क्या मतलब है। कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछने के लिए फ्री हैं। मेरा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होता है हर सम्मेलन में। जैसे कल चल रहा था, कल त्रिपाठी जी भी थे, हम भी थे, तो हमने एक सेशन लिया था शाम को। तो अब किसी के दिमाग में मंत्रों से कैसे लाभ होता है, क्या मंत्र ग्रहों के प्रभाव को रोकने में सक्षम है, और वैज्ञानिक रहस्य क्या है, क्योंकि साइंस नहीं बता पाती। बहुत सारे मंत्र विशेषज्ञ भी नहीं जान पाते इस बात को। क्या रत्नों का कोई इसके ऊपर इफेक्ट है, क्योंकि लोग मानते नहीं है, वैज्ञानिक बोलते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे रत्न विशेषज्ञ भी बोलते हैं कुछ नहीं होता। बहुत सारे ज्योतिषी बोलते हैं रत्नों से कुछ नहीं होता, ये तो खाली काम ऐसे ही बस पहन लिए शौक के लिए। क्या जड़ी बूटियों का इफेक्ट है, पूजा पाठ का कोई इफेक्ट है, दान जो करते हो क्या दान का कोई रहस्य है, दान जो करते हो उसका कोई वैज्ञानिक रहस्य है, उनसे लाभ मिलेगा। और जो भी आप उपाय बताते हो, चाहे वो टोटके के तौर पे बताते हो या कोई भी इस प्रकार का काम करते हो, चारा वारा खिलाना है, इन सब का ग्रहों के साथ क्या संबंध है। कोई भी दिमाग में प्रश्न आता हो, क्योंकि कई बार मैंने ज्योतिषियों को देखा है कि नीच का बुध है और गाय को चारा खिला दो, नीच का बृहस्पति है, शादी लड़की की हो नहीं रही है, उसको बोला चने की दाल दान कर। मंगली के घोर मिथुन लगन कन्या लगन है, मार्केश मंगल है, उसको मूंगा पहना रखा है, तेरी शादी हो जाएगी। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो नॉन वैज्ञानिक हैं, जो किताबों में लिखे हुए हैं, उन किताबों के हिसाब से हम उपाय बता देते हैं। किसी के दिमाग में कोई भी प्रश्न आता है तो आप फ्री हैं पूछने के लिए, मैं ये सेशन आपको अभी दूंगा। जी बताइए मैम, माइक दे दीजिए। गुरुजी, मैंने ये देखा है कि जब देखा जाता है कि कई बार चंद्रमा नीच का है लोगों को, और कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा के दान करो, और कुछ लोग कहते हैं कि चांदी पहनो, तो सही क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? वेरी गुड। आपका नाम? श्वेता विजयवर्गीय, भोपाल। श्वेता जी, इनका प्रश्न ये है कि अगर चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा नीच का है, तो कुछ लोग बोलते हैं दान करिए जल का, और कुछ बोलते हैं उसको मजबूत करिए। चंद्रमा मन सो जातो है, चंद्रमा मन का कारक है, और मन आपका विचलित हो गया है, वो नीच हो गया है, या किसी पापी ग्रह के साथ है, वो काम सही से नहीं कर रहा, उसकी वजह से आप परेशान हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर जो 75% जल है, बॉडी के अंदर 75% जल है जिसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, और वो जल आपका बुरी तरीके से फ्लक्चुएट हो गया, यानी कम हो गई, जल की कमी हो गई उसके अंदर। तो आप अपनी ओरा से जल का दान करेंगे, क्योंकि शरीर में जल की कमी हो रही है। जल की कमी होने के कारण आप विचलित हो रहे हैं, तो उस समय शरीर में से जल का दान करेंगे या चांदी वाले गिलास में पानी पी करके जल की मात्रा बढ़ाएंगे। आपके पास दो ऑप्शन है बताने के लिए। जो आप उपाय बताओगे वही सब मानेंगे, मेरी बात मत मानिए। आपको ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है और आपको सेंस भी दिया है। आपके बेटे को डिहाइड्रेशन हो जाए या वो कहीं ना कहीं जल की कमी होनी शुरू हो जाए, तो आप उसको जल का दान कराएंगे, जल को बांटेंगे, शरीर से जल निकालेंगे या जल उसमें और पिलाएंगे। अब हाँ, बोलो आप। हम उन्हें और जल पिलाएंगे। जल पिलाएंगे, बिल्कुल ठीक। ये मैंने नहीं बोला इनको, क्योंकि इनके दिमाग में ये है कि अगर आपकी बॉडी में चंद्रमा नीच का है और उसकी वजह से आप विचलित होते हैं, तो मुझे चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, ज़्यादा चांदी पहननी चाहिए,
मोती पहनने चाहिए, जिससे मैं चंद्रमा की रेज को मजबूत कर सकूं और चंद्रमा जो जल को प्रतिनिधित्व कर रहा है, मन को प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो मेरा स्ट्रांग हो जाए। अगर मैंने उस समय दूध का दान कर दिया या मैंने जल का दान कर दिया, मैंने कुछ प्याऊ लगा दी, तो पागल होने में देर नहीं लगेगी, आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा गुरुजी। मैं धन्यवाद बहुत बहुत। और कोई देखती हूँ पूछिए, सभी को इस तरह के आपके दान दिमाग कराते में हुए। कुछ भी प्रश्न आता है वो पूछ लीजिए, और जो आपके पास ये ज्ञान स्टोर हो जाएगा ना, वो तो 7 जन्म तक स्टोर रहने वाला है, स्टोर रहने वाला है, और उससे आने वाली पीढ़ी का भला होगा। क्योंकि अभी तक हम मिसगाइडेड होकर के उपाय करते हैं, जिसके कारण हमें दिक्कत आती है। बताइए सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा। एक छोटा सा प्रश्न है सर। चंद्रमा 10वें घर में उच्च का है, अब उसको कई ज्योतिषी कहते हैं साहब 10वें घर में नीच का हो गया, लाल किताब की वजह से, खास करके क्योंकि शनि का घर है वो, तो इसमें आपके क्या विचार है सर? लाल किताब कोई ज्योतिष नहीं है। पहली बात, लाल किताब एक उपाय है, यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक सत्य है वो ये कहता है कि सारे ग्रह घूम रहे हैं और चंद्रमा भी घूम रहा है। लाल किताब कहती है कि एक लगन फिक्स है। इस दुनिया में कोई चीज फिक्स है नहीं। कोई लाल किताब का आदमी बैठा हो तो बुरा मत मानना। क्या कोई इस दुनिया में कोई चीज फिक्स है? नहीं है सर। जोर से बोलो। नहीं है सर, नहीं है। कोई चीज फिक्स नहीं है, यूनिवर्स फिक्स नहीं है। नहीं पर ये जो सूर्य है घूम रहा है, हम सोचते हैं ये एक धूलोक है, लेकिन ये सूर्य भी किसी बड़े सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है और वो किसी और बड़े सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। पूरा ब्रह्मांड ही मूवेबल है सर। काल पुरुष की कुंडली में भी हम लोग कब कंपेयर करते इसलिए हैं उससे? वहां पर क्या होगा कि चंद्रमा को वो बोलेंगे लाल किताब वाले, उनके उपाय में साइकोलॉजिकल काफी कुछ दम होता है, लेकिन कुंडली फिक्स नहीं होती। कुंडली के हिसाब से एक्यूरेसी चीजें नहीं आ सकती। वो तो बोलते हैं कि आप मंदिर मत जाइए, आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। क्यों भाई? अगर दशम में बृहस्पति बैठा तो मंदिर जाने के लिए मना कर दिया। जिस समय लाल किताब लिखी गई थी उस समय पर वो उर्दू में थी। उर्दू में क्यों लिखी गई थी? वो हिंदी में क्यों नहीं लिखी गई उस समय पर? है ना, क्या वजह रही है? उस समय घर में पूजा पाठ करने के लिए मना कर दिया जाता है, धूप बत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं, ज्योत बत्ती नहीं, मंदिर नहीं जाना, भंडारा नहीं खाना। क्यों भाई? मुसलमानों का दबाव था या अंग्रेजों का दबाव था? इसलिए बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं मानता। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है। आपका कोई भी ग्रह खराब हो और आप वहां जाकर के नतमस्तक होते हैं तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। सर काल पुरुष की कुंडली में भी तो 10वें घर में आ रहा है ना? तो वो माइक दे दो एक बार। हेलो जी सर, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी 10वें घर में शनि का होता है। उस वक्त शनि चंद्रमा की क्या पोजीशन होगी? बेशक वो उच्च का है, तो काल पुरुष की कुंडली में हम लोग उसको क्या माने अगर हम उसको कंपेयर करते हैं वैदिक में भी? थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था। काल पुरुष के हिसाब से अगर चलोगे तो दसम भाव जो है वो दक्षिण दिशा का है और दक्षिण दिशा में अग्नि तत्व प्रदान होता है। और अगर वहां चंद्रमा जाएगा तो वीक हो जाएगा, वहां शुक्र जाएगा तो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। जैसे कि मंगल और सूर्य चौथे भाव में वीक हो जाते हैं, वैसे ही वो जलीय ग्रह वहां वीक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई और उधर मैडम को दीजिए, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ इसलिए लेता हूँ कि इन पे मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत शोध की है। 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ चुके हैं और लगातार इसी पे हम खोज करते रहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी ज्योतिष पर कोई उंगली ना उठाए। बताइए मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई प्लैनेट्स D1 में एनिमिकल राशि में वर्गोत्तम है और सेम वर्गोत्तम नवांश में भी है तो क्या इफेक्ट होगा उसका? आप बैठना मत अभी, जी मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। जी आप जो बताएंगे वो सब मानेंगे और मोहर लगा देंगे, हाँ ठीक है। आप बाहर से बड़ी मजबूत दिखाती हैं, एकदम बॉडी बिल्डर, और अंदर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो रानी झांसी बोलूं कि ना बोलूं फिर? बताइए। कह सकते हैं। जो आदमी बाहर से स्ट्रांग हो, एकदम बोल्ड, और अंदर से भी स्ट्रांग हो, तो वो तो बड़ा साहसी हो जाता है। यानी अगर आपका मेन कुंडली में ग्रह कोई पावरफुल है और वो नवांश में भी पावरफुल हो जाता है, दैट मीन्स आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से स्ट्रांग है। अब कई लोग आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, एक बिग बॉस चल रहा था, उसमें खली था, डॉली बिंद्रा थी, है ना, और ये मनोज तिवारी भी था। खली इतना ऊंचा था वो ऐसे देखती थी, और जब खली को उसने गालियां देनी शुरू की डॉली बिंद्रा, तो खड़े खड़े कांप रहा था खली। यानी
बड़ी कुश्ती करने वाला आदमी छोटी सी डॉली बिंद्रा से डर गया। इसका मतलब नवांश कुंडली खली की कमजोर थी। तो इस प्रकार से कोई ग्रह मैन कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर वो अच्छी पावरफुल स्थिति में है और नवांश कुंडली में अगर वो कमजोर हो जाता है तो आपके बल में कमी हो जाएगी। आप बाहर से तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाएंगे लेकिन पैर कांप रहे होंगे आपके, आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा और आप बाहर से कमजोर दिखाई दे रही हैं, दुबली पतली दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंदर से आप टेररिस्ट हैं तो आप गोलियां चलाएंगे। मैंने देखा है कितने टेररिस्ट दुबले पतले से होते हैं, है ना, और वो होते पतले, एक थप्पड़ मारो तो 4 बार गिरेंगे वो, लेकिन AK-47 चलाते हैं वो। बट सर अगर मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर चंद्रमा जो है वो कैप्रिकॉन में है सेम और सेम ही वर्गोत्तम है, एनिमिकल डिपेंड राशि ये में। करेगा कि आपकी मैन कुंडली का बल क्या है और उस समय उस अंदर वाली कुंडली नवांश कुंडली का बल क्या है, क्योंकि उसमें सब जगह सिचुएशन अलग अलग चेंज हो जाएगी। अगर चंद्रमा मान लो कैप्रिकॉन में है जी। और चंद्रमा अष्टम भाव में पड़ा हुआ है और उधर नवांश में भी कैप्रिकॉन में है, वहां भी वो अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, यानी वो वर्गोत्तम तो हुआ लेकिन उसमें पावर नहीं रही। फिर पावर नहीं रहेगी उसके अंदर। पावर तभी होगी जब ग्रह केंद्र त्रिकोण में होगा, पावरफुल स्थिति में होगा, और नवांश कुंडली में केंद्र त्रिकोण में होगा तो उसको बल मिलेगा। ओके। आपको मत भूलना चाहिए कि 6, 8, 12 में ग्रह कमजोर हो जाता है, करेगा ही जी, करेगा। जी, नेक्स्ट, अष्टम भाव में अगर मंगल हो अपने ही घर पे और कौन से वाले घर में? मेष में, मूल त्रिकोण में? मेष में, अच्छा, और भरणी नक्षत्र में है और उसका अष्टमपति है मंगल, अष्टम भाव में है, अपने घर पे है और उसी की दशा चल रही है, तो एक जातक को क्या करना चाहिए? आपको जवाब देना है इसका। आप अष्टम भाव में बैठी हुई हैं, मजबूत स्थिति में बैठी हुई हैं, सिंहासन पर बैठी हुई हैं, बलवान होकर बैठी हुई हैं, यानी आपके पास डिपार्टमेंट आयु का है, अपना डिपार्टमेंट आयु का लेकर के खुद अपने घर में बैठी हुई हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई पन्ना जी आपके पास मृत्यु का डिपार्टमेंट है, जिसको देना दे देना, अपने पास रखना अपने पास रख लेना। तो आपने मृत्यु का डिपार्टमेंट अपने पास रखा हुआ है, तो आप किसी को मारोगी, अपने आप को मारोगी या नहीं? नहीं मारूंगी। तो अगर स्वराशि में ग्रह अष्टम में बैठा तो नहीं मारेगा, लेकिन आप ऐसे अपने दुश्मन को देख रही है चौथी दृष्टि से नीच होकर के। जहां चौथी दृष्टि नीच जा रही है वहां आपका दुष्प्रभाव है, तो उसको क्या करोगी? उसको बोलूंगी तू आजा, तेरे को कोरोना देती हूं पहले। उसको आप कोरोना दे दोगे निकाल करके कि भाई ये नीच दृष्टि है, और सामने बिल्कुल मित्र दृष्टि आ रही हो, मित्र दृष्टि आ रही हो, मान लो अपना शास्त्री जी के ऊपर, इधर शास्त्री जी के ऊपर मित्र दृष्टि आ रही है, तो आप क्या बोलोगी? शास्त्री जी डिपार्टमेंट तो कोरोना का, लेकिन अभी नहीं दूंगी आपको, आप मेरे मित्र हैं, है ना। इसका मतलब अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो, आपकी आयु लंबी होगी जब तक वो पाप प्रभाव में ना हो। क्या है पाप प्रभाव? मीन शनि की दृष्टि आ रही हो तीसरी, वहां पर नीच दृष्टि, वो क्या करेगा? भाव को और स्वामी को डैमेज कर देगा मार के जो करके, या केतु देख रहा हो वहां पर एक्सीडेंट मार देगा आपको। तो उसी अष्टम भाव की दशा चले और जातक को अगर अपने देश से दूर भेज दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव? फिर भी वो कहीं पर भी चंद्रमा पे भी चला जाएगा, क्योंकि वी आर कनेक्टेड, यूनिवर्स में हम कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, चंद्रमा पे जो लोग चले गए वो भी कनेक्ट रहते हैं हमारे साथ में। अमेरिका में रहने वाला भी हमारे साथ कनेक्ट है। अमेरिका में बैठे हुए बच्चे की अगर मार्केज की दशा चलती है तो मैं बोलता हूँ तुम्हारे माँ बाप को कष्ट है, और माँ बाप को कष्ट हो जाता है। इसका मतलब वी आर इंटरलिंक। लेकिन ये ध्यान कर लीजिए पन्ना जी, अष्टमेश की दशा चलेगी, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहां वो दुश्मन दृष्टि से देख रहा होगा उस भाव को डैमेज करेगा। बस दैट्स ऑल। थैंक यू। चलिए बताइए, आप बताइए। जय श्री सीताराम सर। सर मेरा प्रश्न है कि जातक की लगन कुंडली ज़्यादा प्रभावी होती है या चंद्र कुंडली ज़्यादा प्रभावी होती है, या फिर जन्म राशि ज़्यादा प्रभावी होती है, नाम राशि? क्या नाम है आपका? गजानन शर्मा। गजानन जी, आपका शरीर है, ये चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है कि इसके अंदर जो मन है उसकी ज़्यादा वैल्यू है? मन की ज़्यादा।
किसकी वैल्यू ज़्यादा है? मन की वैल्यू ज़्यादा है। गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा है या गाड़ी में बैठे ड्राइवर की ज़्यादा वैल्यू है? ड्राइवर जो आप उत्तर दे दोगे ड्राइवर की वैल्यू ज़्यादा है। और वो गाड़ी ना चल रही हो, पहिए ही ना हो उसमें, फिर क्या करोगे? ड्राइवर ना होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? ड्राइवर तो खड़ा रहेगा। इसका मतलब भगवान ने ये शरीर दिया है आपको, इस शरीर की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। इसमें चंद्रमा का नेटवर्क लगा हुआ है, मन का नेटवर्क लगा हुआ है। मन पीड़ित होने से आप मानसिक तौर पे बीमार हो सकते हो, आपकी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं हो सकता, इतना ही फर्क पड़ेगा। इसलिए अगर आपका स्वस्थ शरीर है, जी सर। इसकी सबसे पहले वैल्यू होती है। इसलिए सबसे पहले क्या बोला गया है? स्वास्थ्य। क्या बोला है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, यानी आपका शरीर मस्त अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मैं श्याम यादव इंदौर से यहाँ पर आया हूँ और मोनिका जी के कार्यक्रम में, और त्रिपाठी साहब ने बोला था कि आना आप, और आपके दर्शन हो गए तो बड़े हम भाग्यशाली हैं। मैंने जो मकान बनाया सर 40 बाय 55 का है, 3 मंजिल मेरा, इंदौर में एयरपोर्ट रोड पे। सर उस मकान के अंदर जैसे मैं रहता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, एकदम बहुत ही अच्छा। और जैसे सपना आता है मुझे तो मुझे अगली घटना मालूम पड़ जाती सर। इसका मैं राज पूछना चाहता हूँ सर कि अगली घटना मुझे मालूम पड़ जाती है। आप त्रिपाठी जी को गुरु बना लो और ध्यान साधना करना शुरू करो, और ये आपको साधना में ले जाएंगे। आपके साधना का टाइम आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।